भूकंप भूकंप पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली तरंगों के कारण होने वाला पृथ्वी का कंपन है। ये ऊर्जा के निकलने से उत्पन्न एक प्राकृतिक घटना है जो सभी दिशाओं में तरंग उत्पन्न करती है। भूकंप का कारण प्रायः ऊर्जा भ्रंश के किनारे किनारे निकलती हैं। भूपर्पट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। घर्षण प्रतिरोध के कारण भ्रंश के दोनों ओर की चट्टानें परस्पर बांधी रहती हैं, परंतु जब यह प्रवाह कमजोर हो जाती है तो ऊर्जा निकलती है जिससे भूकंप आते हैं। भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्द हैं उपकेंद्र या अवकेंद्र, उद्गम केंद्र या अवकेंद्र। पृथ्वी के अंदर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। इस बिंदु पर ही भूकंप की तरंग पहली बार महसूस की जाती है। भूकंपी तरंगें उत्पत्ति सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल के भीतर यानी कि पृथ्वी की सतह से 200 मीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ नामक यंत्र भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड किया गया ग्राफ अलग अलग तरंग प्रतिरूप प्रदर्शित करता है जो विभिन्न प्रकार की तरंगों को दर्शाता है। भूकंपी तरंगों में भूगर्भिक तरंगें, धरातली भूगर्भिक तरंगों में एस तरंगें, प्राथमिक तरंगें, पी तरंगें, द्वितीयक तरंगें एस तरंगें, धरातली तरंगों में सतही तरंगें, एल तरंगें, रेले तरंगें, आर तरंगें। भूकंपी तरंगों के प्रकार में भूगर्भिक तरंगें, जिसमें ये तरंगें पृथ्वी पर उद्गम से निकलकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, प्राथमिक तरंगें। पी तरंगें तीव्र गति से चलती हैं। ये तरंग गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। एस तरंगें, द्वितीयक तरंगें ये पी तरंगों का अनुसरण करती हैं, लेकिन केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकते हैं। यह विशेषता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद की है। पी और एस तरंगों का प्रसार पी तरंगें अपनी दिशा के समानांतर कंपन करती हैं जिससे माध्यम से दबाव परिवर्तित होता है। एस तरंगें अपनी दिशा में लंबवत कंपन के कारण गर्त और शिखर बनाती हैं। धरातली तरंगें सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी पर सबसे अंत में दर्ज की जाती हैं। ये पृथ्वी की सतह के साथ चलती हैं और अधिक विनाशकारी होती हैं। छाया तरंगें ये पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुछ भूकंपी तरंगें अभिलिखित नहीं होती हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच और एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा होता है पी तरंगों का छाया क्षेत्र के अनुसार। विशेषता का भूकंप के केंद्र के 105 डिग्री के भीतर भूकंपी पी और एस तरंगों का पता लगाती हैं। एस तरंगें 150 डिग्री के ऊपर केवल पी तरंगें दर्ज की जाती हैं, इसलिए 105 से 105 डिग्री के बीच क्षेत्र दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र जिसमें एस तरंग छाया क्षेत्र बड़ा होता है। भूकंप के प्रकार में विवर्तनिक भूकंप ये भूकंप सबसे प्रचलित प्रकार है। ये भूकंप किसी भ्रंश तल के किनारे चट्टान की गति या फिसलन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु विशेष रूप से विवर्तनिक प्लेट सीमाओं पर होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप विवर्तनिक भूकंपों का एक उपसमूह जो विशेष रूप से ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ये पृथ्वी की परपट्टी के नीचे मैग्मा की गति से उत्पन्न होते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। नियत भूकंप ये अपेक्षाकृत छोटे भूकंप होते हैं। ये भूमिगत खदानों की छत के अचानक ढहने के कारण उत्पन्न होते हैं जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। विस्फोट भूकंप ये मानव प्रेरित भूकंपीय गतिविधियां हैं। ये परमाणु या रासायनिक उपकरणों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं और विशिष्ट परीक्षण स्थलों पर या अनजाने में संघर्ष या दुर्घटनाओं के क्षेत्रों से प्रेरित हो सकते हैं। बांध
जनित भूकंप बड़े बांधों और जलाशयों में संग्रहित जल के पर्याप्त भार से भूकंपीय गतिविधियां हो सकती हैं। यह भार पृथ्वी की पट्टी पर दबाव डालते हैं। विशेष रूप से बड़े जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में प्राय ये भूकंप आते हैं। भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल ये मुक्त ऊर्जा को मापता है। इससे 0 से 10 तक संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। आघात की तीव्रता मर्केली स्केल में यह दृश्य क्षति का आकलन करती है। इसकी गहनता स्केल 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसके तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के असंख्य परिणाम हो सकते हैं। इसके तात्कालिक प्रभावों के अनुसार निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। इन प्रभावों में से पहले यह क्षय का पृथ्वी की भू आकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है। भूमि का हिलना सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव, जिसके कारण इमारतें, पेड़ और अन्य संरचनाएं हिल जाती हैं। धरातलीय विसंगति। भूमि में विसंगति का जन्म संभावित रूप से संरचनाओं को अस्थिर करना, भूस्खलन या पंख स्खलन, विशेषकर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानें अस्थिर हो जाती हैं और खिसक जाती हैं। मृदा द्रवण। मृदा अपनी ताकत और कठोरता खो देती है तथा तरल के समान हो जाती है। विशेषकर संतृप्त मृदा वाले क्षेत्रों में धरातल का एक तरफ झुकना, जमीन पर अचानक क्षति या ऊर्ध्वाधर हलचल, हिमस्खलन, बर्फ या चट्टानें अचानक पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरती हैं। धरातलीय विस्थापन। भूमि लंबवत या क्षैतिज रूप में खिसकती है। बांध या तटबंधों के टूटने से बांधों या तटबंधों की संरचनाएं विफलता, जिसके कारण अचानक बाढ़ आ जाती है। आग लगना, गैस लाइनों के टूटने या विद्युत दोष के कारण संरचनात्मक पतन, इमारतें, पुल, अन्य संरचनाएं ढह जाती हैं। वस्तुओं का गिरना। इमारतों का ढीली बाहरी संरचनाओं के अंदर की वस्तुएं गिर जाती हैं, जिससे जोखिम पैदा हो सकता है। सुनामी। भूकंपीय समुद्री लहरें शुरू हो जाती हैं, खासकर अगर भूकंप का केंद्र जल के नीचे हो। उल्लेखनीय रूप से सुनामी भूकंप का परिणाम है। भूकंप का वितरण और आवृत्ति। गंभीर भूकंप जो व्यापक क्षति का कारण बन सकते हैं, उनकी बारंबारता कम होती है। इसके विपरीत हल्के झटके, जो अक्सर मनुष्यों के लिए अदृश्य होते हैं, वैश्विक स्तर पर लगभग हर मिनट आते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्र समान रूप में भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में हर कुछ वर्षों में एक बार महत्वपूर्ण भूकंप आते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में जीवन काल में इतने शक्तिशाली झटके कभी महसूस नहीं किए जा सकते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। ज्वालामुखी एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जिसमें से पिघलती हुई चट्टानें जैसे राख और अन्य मलबा पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। पृथ्वी की संरचना ज्वालामुखी के निर्माण और गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठोस परत के नीचे मेंटल होता है, जो परपट्टी से भी अधिक सघन होता है। मेंटल के नीचे एक कमजोर अर्ध तरल क्षेत्र होता है, जिससे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ से पिघलते हुए चट्टानी पदार्थ या मैग्मा उत्पन्न होते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की परत पर आ जाता है, इसे लावा कहा जाता है। विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कुछ समय पहले ही विस्फोट हुआ है, या जिनमें गैस उत्सर्जन या भूकंपीय गतिविधियां जैसे संभावित विस्फोट के संकेत दिखाई देते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वर्तमान में निष्क्रिय, लेकिन भविष्य में इनके विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। विलुप्त ज्वालामुखी ये लंबे समय से विस्फोट नहीं हुए हैं, भविष्य में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। विस्फोट के साथ आने वाली सामग्री। ज्वालामुखी विस्फोट से विभिन्न पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिनमें शामिल है लावा प्रवाह, तरल मैग्मा में जो ज्वालामुखी
जो ज्वालामुखी के किनारे पर फैलते हैं। ज्वलन खंडाश्म या पायरोक्लास्टिक ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न खंडित सामग्री, ज्वालामुखी बम विस्फोट से निकलने वाली लावा के बड़े टुकड़े, राख और धूल, ज्वालामुखी चट्टान और कांच के बारीक कण, गैस, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक तथा थोड़ी मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन एवं आर्गन गैसें शामिल हो सकती हैं। इन सामग्रियों की गति और निष्कासन पृथ्वी की सतह पर लाए जाने वाले विविध ज्वालामुखी भू आकृति में योगदान करते हैं। ज्वालामुखी का वर्गीकरण और प्रकार, ज्वालामुखी को उनके विस्फोट के प्रकार और उनके द्वारा विकसित होने वाली सतह की विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सील्ड ज्वालामुखी, ये पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से हैं। ये ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, जिससे इन चट्टानों का ढाल तीव्र नहीं होता है। किसी निकास नलिका वेंट से पानी तरल चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। इन ज्वालामुखियों का लावा एक फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, जो निकास पर एक सिंडर शंकु बनाता है। निष्क्रिय है। मिश्र ज्वालामुखी, इसमें बेसाल्ट की तुलना में ठंडा और अधिक चिपचिपा लावा बाहर निकलता है, जिससे इसमें भीषण विस्फोट होता है। इसमें बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री और राख बाहर निकलती है। निकास के पास इन सामग्रियों का संचय इस तरह संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसके जमाव मिश्र ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी में से एक है। विस्फोटक के बाद ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे हुए विध्वंस गर्त ही कॉल्डेरा कहलाते हैं। इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं, बल्कि इसके बहुत पास स्थित है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ऐसे ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उत्सर्जित करते हैं जो विशाल दूरी तक बह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्र मोटे बेसाल्ट लावा प्रवाह से ढके हुए हैं, जिनमें कुछ प्रवाह की मोटाई कभी-कभी 50 मीटर से अधिक होती है। भारत में दक्कन ट्रैप, जो महाराष्ट्र के अधिकांश भाग को कवर करता है, विशाल बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी का उद्गार समुद्री क्षेत्रों में होता है। मध्य महासागरीय कटकों की एक श्रृंखला का मध्य भाग, जो समुद्री घाटियों में 70,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, नियमित ज्वालामुखी विस्फोट का उदाहरण है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाला लावा ठंडा होने पर आग्नेय शैल में विकसित हो जाता है। शीतलन या तो सतह पर पहुंचने पर हो सकता है, या उस स्थिति में भी हो सकता है जब लावा धरातल के नीचे के भाग में हो। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टानों के ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पाताली शैलों जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धरातल के भीतर ठंडा होने वाला लावा विभिन्न रूप धारण करता है। इन रूपों में अंतर्वेदी आकृतियां कहा जाता है। धरातल के नीचे ठंडा होने वाले लावा विभिन्न रूपों धारण करता है। इन रूपों को अंतर्वेदी आकृतियां कहा जाता है।
अंतर्वेधी आकृतियाँ बैथोलिथ। यदि मैग्मा बड़ा पिंड भूपरपट्टी के में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है, जिसे बैथोलिथ के रूप में जाना जाता है। ये मैग्मा कक्षों के ठंडे अवशेष में बैथोलिथ प्रायः कई किलोमीटर गहरे ग्रेनाइट के पिंड होते हैं, जो अनाच्छादन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊपरी परतों के हटने के बाद ही सतह पर दिखाई देते हैं। ग्रेनाइट की चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे अंतर्वेधी स्थल रूप के रूप में पाई जाती हैं, जबकि बेसाल्टिक चट्टानें पृथ्वी की सतह पर बहिर्वेधी स्थल रूप के रूप में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में वे कौन से वे गुण हैं जिनके कारण अंतर्वेदी बहिर्वेदी रूप जाने जाते हैं। लैकोलिथ भूमिगत संरचनाएं जो गुंबद के आकार में मिलती जुलती हैं। इनकी विशेषताएं एक सपाट निचला भाग जो एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। इसकी आकृति सतह पर पाई जाने वाली मिश्र ज्वालामुखी गुंबदों के समान होती है, परंतु ये अधिक गहराई पर स्थित होते हैं। ये लावा के स्थानीयकृत स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जो सतह तक पहुंच सकता है। कर्नाटक के पठार में कई ग्रेनाइट गुंबद के आकार की पहाड़ियाँ लैकोलिथ या बैथोलिथ के उदाहरण हैं। लैपोलिथ या फैकोलिथ या सिल्ट ऊपर उठते हुए लावा कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, जहां ये लावा तस्तरी के रूप के आकार में पिंड बन जाता है, जिसे लैपोलिथ कहा जाता है। परतनुमा या परतदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा के भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। इसे ही बैथोलिथ कहा जाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल से एक चादर के रूप में ठंडा हो जाना सिल या सिल्ट कहलाता है। डाइक लावा भूमि की दरारों के माध्यम से अपने रास्ते पर जब एक दीवार की तरह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है तो इसे डाइक कहा जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती हैं, जिन्हें दक्कन ट्रेप का विकास हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहें तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल के बीच परस्पर क्रिया हमारे ग्रह की जटिल संरचना बनाती है। भूकंप जो इसकी नींव को हिलाते हैं, ज्वालामुखी को जो इसके परिदृश्य को आकार देती हैं, के भीतर होने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति है। यह स्पष्ट है कि हमारी पृथ्वी अपनी असंख्य जटिलताओं के साथ सिर्फ एक स्थिर क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेती इकाई है। इसकी कार्यप्रणाली को समझना, इसकी सुंदरता की सराहना करना है, इसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक उत्तरदायित्व है। महत्वपूर्ण शब्दावली: स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी आवरण, जिसमें भूपरपट्टी मंडल का ठोस ऊपरी भाग शामिल है। चट्टान जलमंडल महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल और ग्लेशियरों सहित पृथ्वी का संपूर्ण जल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होता है। जैवमंडल वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र, सभी जीवित प्राणियों और उसके संबंधों को एकीकृत करता है। आग्नेय चट्टानें पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, संपीड़ित और कठोर तलछट से बनी चट्टानें, कायांतरिक चट्टानें। ये चट्टानें जिसमें ताप और दाब के कारण परिवर्तित हुआ है। क्षोभमंडल सबसे निचली वायुमंडलीय परत, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। समतापमंडल क्षोभमंडल के ऊपर की वायुमंडलीय परत, जिसमें ओजोन परत होती है। मध्यमंडल समतापमंडल के ऊपर की परत, जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आयनमंडल उच्च ऊर्जा सौर विकिरण के अवशेष के कारण उच्च तापमान वाली एक वायुमंडलीय परत। बहिर्मंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है। ज्वालामुखी एक भूवैज्ञानिक विशेषता
जिसमें पिघली हुई चट्टानें, गैस, राख और अन्य मलबा पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। महासागरों और महाद्वीपों का विवरण की बात करें तो महासागर महाद्वीप स्थिर नहीं है, लाखों वर्षों से इनमें विस्तार हो रहा है, इसकी अवस्थिति बदल रही है। यह अध्ययन वैगनर द्वारा प्रस्तावित एक विचार परीक्षण करता है कि वर्तमान में महाद्वीप प्रारंभ में पेंजिया नामक एक एकल भूभाग थे। इस अध्याय में हम अपने महासागरों की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे, महाद्वीपों की में विस्थापन के साक्ष्यों को जानने का प्रयास करेंगे तथा उन शक्तिशाली विवर्तनिक प्लेटों को समझेंगे जो उन गतिविधियों को संचालित करती हैं। समुद्र तल से लेकर हिमालय की चोटियों तक यह यात्रा हमारे ग्रह से लगातार बदलते स्वरूप को उजागर करती है। पृथ्वी, महाद्वीपों, महासागरों की एक झलक। ठोस पृथ्वी स्थलमंडल, पृथ्वी का ठोस बाहरी आवरण जो भूपरपट्टी मृदा की पतली परतों से बना है, हमारे जैव पर्यावरण का आधार है। ऊंचाई और गहराई में विषमता, जहां माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर है, वहीं मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा भाग समुद्र तल से 11,022 मीटर तक गहरा है। पृथ्वी पर 7 उल्लेखनीय महाद्वीप अर्थात एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हैं। नीला विस्तार जलमंडल, पृथ्वी का आवरण इसके विशाल जल निकायों में बढ़ जाता है, जो इसकी सतह के 71% क्षेत्र को समाहित करते हैं। यद्यपि पृथ्वी पर जल पर्याप्त मात्रा में है, जबकि इसका लगभग 97% से अधिक जल महासागरों में व्याप्त लवणीय जल है। अलवण जल जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसका एक छोटा सा अंश मात्र है। हमारे नीले ग्रह की जीवन धारा महासागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं और महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। पृथ्वी पर व्याप्त प्रमुख महासागर निम्नलिखित हैं। प्रशांत महासागर यह अत्यंत विशाल महासागर जो ग्रह के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर, यह इस आकार का विस्तार विभिन्न महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह प्राकृतिक बंदरगाहों से युक्त है। हिंद महासागर, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। यह त्रिभुजाकार है। इसके किनारों पर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरता हुआ इसका ठंडा जल इसे सबसे दक्षिणी महाद्वीप का संरक्षक है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित, यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा है। पृथ्वी की सतह पर 29% भूमि, 71% जल है। साथ ही समय के साथ ये संरचनाएं स्थानांतरित और विकसित हुई हैं, जो हमें महाद्वीपीय विस्थापन के महत्वपूर्ण सिद्धांत को जानने के लिए प्रेरित करती हैं। महाद्वीपीय प्रवाह